बहुत नमस्कार। आप देख रहे हैं देश की बहस का सबसे बड़ा शो देश को जवाब दो। मेरे साथ मैं हूं आपके साथ माधुरी कलाल। अखिलेश यादव दल बदलू नेताओं को सिर आंखों पर बिठाकर सामाजिक न्याय का ज्ञान दे रहे हैं। ओपी राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और कृष्णा पटेल को साथ लाकर समाजवादी सत्ता का गणित बिठा रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर अखिलेश के सपनों पर पानी फेर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने एसपी से गठबंधन से इनकार किया और इनकार करने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, उससे अखिलेश को सिर्फ बहुत बड़ा झटका ही नहीं लगेगा, कई और तरह की प्रॉब्लम्स भी उठानी पड़ सकती है। क्योंकि उन्होंने कहा कि अखिलेश को सिर्फ दलितों का वोट चाहिए, लेकिन अखिलेश हर हाल में गठबंधन चाहते हैं और कह रहे हैं कि कोई उनके बीच साजिश रच रहा है। दूसरी तरफ ओवैसी हैं जो पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील को भी दरकिनार कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा भी कर चुके हैं। इससे समाजवादी खेमे में हड़कंप मचा है। सवाल ये कि अगर ओवैसी ने 19% वोट में सेंध लगा दी तो समाजवादी मेले का क्या होगा, और 400 सीटें जीतने का दम भर अखिलेश चंद्रशेखर से गठजोड़ के लिए क्यों उतावले हैं। देश को जवाब दो में आज इस मुद्दे पर अहम सवाल कि क्या ओवैसी तोड़ेंगे उत्तर प्रदेश में अखिलेश का घमंड, 100 सीटों पर एसपी का गेम बिगाड़ेंगे भाईजान। दलित वोट को लेकर क्यों परेशान है ये जिन्ना गैंग, क्या ओवैसी और चंद्रशेखर करेंगे समाजवादी का फॉर्मूला फेल। इस डिबेट में मेरे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों से मिलवाती हूं। लैला का ऐलान है, जंग टूटेगा बबुआ का घमंड। 19% जो जिसका आप MY का दावा आप करते हैं, मैं नहीं करता हूं, वो दावा करते हैं MY का, तो आपने क्या किया फिर उनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने के लिए? 100 सीटों पर एसपी का गेम बिगाड़ेंगे ओवैसी। हम लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 100 विधानसभा की सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मुसलमान और दलित जिन्ना गैंग को करेंगे हिट। मैं समझता हूं कि वो इस गठबंधन में दलित समाज के लोगों को नहीं चाहते। रावण और लैला बिगाड़ेंगे समाजवादी खेला। ये कहीं न कहीं बड़ी साजिश है, बड़ा षड्यंत्र है कि पहले तो हमारे पास भेजा गया और पहले हमारे से शर्त लगाकर किस तरह दी गई हो। यूपी की सत्ता में वापसी के लिए अखिलेश यादव सारे जतन कर रहे हैं। दल बदलुओं को सिर आंखों पर बिठा रहे हैं। कुर्सी का गणित साधने के लिए सामाजिक न्याय का दांव खेल रहे हैं। लेकिन ओवैसी के चुनावी दांव से अखिलेश का समीकरण बिगड़ता दिख रहा है। हैदराबादी भाईजान ने यूपी की 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है, जिससे समाजवादी खेमे में हड़कंप मच गया है। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 100 विधानसभा की सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और भी कैंडिडेट्स दूसरे फेज के और दूसरे जितने फेज है उसके जारी किए जाएंगे। अखिलेश यादव दलित, पिछड़ों और मुस्लिमों को एक साथ लाकर यूपी में समाजवादी खिचड़ी पकाना चाहते हैं। पिछड़ों को साधने के लिए ही बबुआ ने ओपी राजभर, कृष्णा पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जैसे तमाम नेताओं को लाल टोपी पहनाई है। लेकिन पश्चिमी यूपी में दलितों को साधने की एसपी की कोशिश नाकाम होती दिख रही है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने एसपी से गठबंधन से इनकार कर दिया है। चंद्रशेखर ने कहा कि अखिलेश को सिर्फ दलितों का वोट चाहिए। सामाजिक न्याय के नाम पर वो ढोंग कर रहे हैं, जबकि बबुआ कह रहे हैं कि कोई साजिश कर रहा है। वो चाहते हैं कि लोहियावादी और अंबेडकरवादी साथ हैं। 2 सीटें पूरी दे दी गई थी। उसके बाद उन्होंने किसी को फोन मिलाया। अब वो फोन किससे बातचीत हुई ये मैं नहीं जान सकता। और उसके बाद वो आए कि मेरा संगठन मेरे खिलाफ है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। हम सब लोग भाजपा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। मैं समझता कि यहाँ पीठ के दर्द के बाद भी 2 दिन से हूँ कि किसी तरह से बात सकारात्मक हो जाए, लेकिन कल आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं शाम तक बताता हूँ, उनका जवाब अभी तक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वो इस गठबंधन में दलित समाज के लोगों को नहीं चाहते। ओपी राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर अखिलेश ने पिछड़ों को साधने की कोशिश की है, लेकिन चंद्रशेखर और ओवैसी समाजवादियों का खेला बिगाड़ रहे हैं।
अगर ओवैसी ने 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारे तो जिन्ना प्रेमियों के 19% वोट बैंक में सेंध लगनी तय है। हाँ, ये बात सही है कि वो समाजवादी पार्टी में गए और उसके बाद जो मीडिया की इत्तलात हैं कि वहाँ से भी उनको इज्जत और उनका मुकाम नहीं दिया गया। सवाल यह है कि क्या ओवैसी बिगाड़ेंगे यूपी में अखिलेश की कुर्सी का गेम? क्या मुस्लिम और दलित वोटर करेंगे जिन्ना गैंग को बेदम? क्या 10 मार्च को समाजवादी मेले में मचेगी भगदड़? क्या 2019 की तरह एक बार फिर बिगड़ेगा बबुआ का सामाजिक समीकरण? देश को जवाब दो में आज इस मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी मुद्दे पर तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, में इस डिबेट में जुड़े रहेंगे। अरशद आबिद हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी से। आदिल हसन है, प्रवक्ता है AIMIM से। और फैजान खान साहब BSP से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजनिवेश अवस्थी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस डिबेट में मेरे साथ रहेंगे। फिलहाल मैं सबसे पहले आबिद साहब आपके पास आ रही हूँ। समाजवादी का खेल कौन बिगाड़ेगा? मीम प्लस भीम मिल गया तो दिक्कत हो जाएगी। सर, वीडियो तो आपका अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाया है। ऑडियो आपको आ रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर मैं दूसरे गेस्ट के पास जाऊं। प्लीज गेस्ट को लाइए स्क्रीन पर। ऑडियो आ रहा है लेकिन फोटो नहीं आ रहा। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आप ऑडियो पे आप कंप्लीट कीजिए अपनी बात, तब तक आपका ये इशू भी सॉर्ट आउट करवा लेंगे। टेक्निकल इश्यूज है, मेरे दर्शक समझते हैं कि आजकल सब कुछ स्काइप पे होता है, तो ऐसे हो सकता है प्रॉब्लम। आप अपनी बात रखिए सर। बिना देर किए मुझे ये बताइए कि मुसलमान, दलित, सबको आप एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन चंद्रशेखर अलग जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि आप उनके वोट तो चाहते हैं पर उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाना चाहते। देखिए माधवी जी, ऐसा है, समाजवादी पार्टी दलितों, पिछड़ों, शोषितों, नौजवानों और मजलूमों की पार्टी है। और समाजवादी पार्टी जब बनी 1992 में, उसके बाद से आज तक समाजवादी पार्टी की जितनी सरकारें बनी, उन सभी सरकारों में, समाजवादी पार्टी की सभी सरकारों में दलितों, पिछड़ों, किसानों, नौजवानों और अकलियतों को उनका जो है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हिस्सा बराबरी के साथ दिया गया है। तो समाजवादी पार्टी चूंकि किसी एक जाति धर्म को नहीं मानती है, और समाजवादी पार्टी देश की आप एक जाति और धर्म को नहीं मानते सर, लेकिन आप इतने उतावले क्यों हैं? फिर क्यों कह रहे हैं बार बार कि हम लोग बीजेपी जो नहीं कर पा रही वो हम कर रहे हैं, हम दलितों की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी लिस्ट आती है तो उसमें किसी दलित का नाम नहीं आता, उसमें तमाम वो लोग आते हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उल्टा आप इन पर आरोप लगा रहे हैं। आपके पड़ोस में राकेश त्रिपाठी जी बैठे हैं। त्रिपाठी जी, ये लोग कह रहे हैं कि हम हर वर्ग की बात कर रहे हैं, इनकी लिस्ट में वो जाहिर नहीं होता, ग्राउंड पर वो जाहिर नहीं हो रहा, लेकिन उसके बाद उतावले दिख रहे हैं कि हम दलितों के जो सबसे बड़े नेता बन रहे हैं, भीम पार्टी, उसको साथ ले लें, मीम को साथ ले लें, वो इनके साथ नहीं आएंगे। देखिए, अभी मेरी जानकारी मिल रही है शायद इन्होंने कैराना के अपने प्रत्याशी को बदल दिया है। हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस मुद्दे को बहुत तेज गति से उठाया था कि कैराना के लिए, पलायन के लिए मजबूर करने वाले लोगों को, आज जो व्यक्ति जहां ये इस बात की भड़काऊ बयानबाजी कर रहा था कि हिंदुओं से कोई सामान न खरीदो, बाजार में उनका बायकॉट करो, ऐसे व्यक्ति को, नाहिद हसन को, समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था। अभी ये जानकारी मिल रही है शायद बदल दिया है इन्होंने, कोई दूसरा कैंडिडेट वहां देने की उनकी बहन वगैरह को प्रयास कर रहे हैं। हाँ, वो टिकट काट दिया है। नेता स्पष्ट करेंगे, ज्यादा स्पष्ट करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि आप इनकी पूरी लिस्ट को देखिए तो पहली लिस्ट में ही शुरुआत इनकी नाहिद हसन से होती है। कैराना पहला कैंडिडेट, एक्सप्लिसिटर, अपराधी, किस प्रकार से वहां लोगों को पलायन के लिए मजबूर करने वाला। आप दूसरा कैंडिडेट देखिए, शाहिद मंजूर, इनके बूथ कैप्चरिंग की पहले कोशिश कर चुके हैं। उनके भतीजे पर रेमडेसिविर की तस्करी का आरोप है। जब कोरोना में लोगों की मदद करने की आवश्यकता थी, तब इनका भतीजा रेमडेसिविर की वहां तस्करी कर रहा था। एक प्रत्याशी इनके हैं असलम चौधरी। असलम चौधरी गौ तस्करों पर गोली लगने पर ये कहते हैं कि इसका 7 पुश्तों से तुम्हारा हिसाब किताब किया जाएगा। भड़काऊ बयान लगातार करने का काम करते हैं, हिस्ट्री सीटर है, कई मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं। ऐसे ही इनके रफीक अंसारी, ये मेरठ नौचंदी थाने के हिस्ट्री सीटर हैं, कई मुकदमे दर्ज हैं उनके ऊपर। एक के बाद आप इनके तमाम कैंडिडेट्स को देखिए, और कल एक इनके नेता और बेल पर छूटे हैं। यानी एक नेता इनके कल जेल जा रहे थे और एक नेता कल इनके बेल पर छूट रहे थे, अब्दुल्ला आजम। अब्दुल्ला आजम को 22 महीने बाद जमानत मिली है। क्यों जमानत मिली है? 2 पासपोर्ट थे उनके पास, 2 उनके पास वोटर आई कार्ड थे, 2 उनके पास पैन कार्ड थे। उनकी एज क्या है यही आजम खान साहब को नहीं मालूम।
विधायक बनाने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने का काम किया। हालांकि आजम खान साहब और उनकी पत्नी वालिदा सब जेल में है इस समय, सब जेल रहे हैं और आरोप है कि गरीबों की, दलितों की, गरीब मुसलमानों की जमीनों को कब्जा करने का काम वो कर। ठीक है, ठीक है। आबिद साहब का वीडियो ठीक हुआ है, स्क्रीन पे आ सकते हैं, वो ऑडियो तो उनको सुनाई दे रहा होगा। वीडियो ठीक हो गया है तो प्लीज स्क्रीन पे लाइए। मैं आदिल हसन को जोड़ रही हूँ मीम से। हसन साहब, आपको एक तरफ आपके सज्जाद नोमानी जी कह रहे हैं कि आप लोग अलायंस कर लीजिए किसी के साथ, आप लोग वोट में सेंधमारी मत करिए। दूसरी तरफ ओवैसी साहब उसको दरकिनार करके 19% की बात कर रहे हैं, 9 प्रत्याशियों को उतार भी चुके हैं लिस्ट में और 100 पर लड़ने की बात भी कर रहे हैं। तो आप लोग सबसे ज्यादा किसका खेल बिगाड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का या बीजेपी का? हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहले ही कह दिया था कि हम गाजियाबाद से गाजीपुर चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे और हम उतारेंगे। किसका खेल क्या होता है ये हम नहीं जानते। जैसे हमने बिहार में कामयाबी हासिल की, जैसे हमने महाराष्ट्र में कामयाबी हासिल की, लेकिन जैसे आप पश्चिम बंगाल में फेल हुए, यहाँ पे भी तो हो सकते हैं सर। इंशाल्लाह रहेंगे। मैडम, भाजपा भी तो फेल हो गई, तेलंगाना में भाजपा भी तो 0 पे आ गई। आप अपना कंपैरिजन भाजपा के साथ कैसे करेंगे? वो तो 403 सीटों पे लड़ रहे हैं, आप 100 सीटों पे लड़ रहे हैं सर। अरे बस 403 पे लड़ रही है भाजपा, भी 403 पे नहीं लड़ी ना। बिहार में 403 पे लड़ती है ना उत्तर प्रदेश में 403। बिहार में 403 सीटें कहां हैं सर? क्या कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि भाजपा पूरे, मैं ये कह रही हूँ बिहार में 243 है। मैं ये कह रही हूँ बड़ा भाई बनाई हुई है बिहार। अपने मैं ये कह रही हूँ आप अपनी बात मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव के साथ कर रहे हैं। आप मुस्लिम करते करते दलित प्रेम भी दिखाने लगे, आप पिछड़ों की राजनीति करने लगे, जो बीएसपी अभी तक करती आई वो आप करने लगे। आपको जानकारी, आप सीमांचल आई थी, मुझे याद है, बिहार विधानसभा के वक्त, और आपको जानकारी होगा कि हमने पूनम पासवान जी को भी दिया था और राकेश यादव जी को भी दिया था और सगुना देवी जी को भी दिया था और सुनील कुमार को भी दिया था। हम जो बोलते हैं वो सबकी बात करते हैं। जय भीम और जय मीम का नारा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में लगाया था और उस पर हम अमली जामा पहनाते हैं। हम झूठी सबका साथ सबका विकास की बात नहीं करते, हम इंसाफ की बात करते हैं और माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन की इसलिए बात करते हैं। आज राजभर जी को भी, राजभर बिरादरी का नेता है, मांझी बिरादरी का नेता है, मल्ला बिरादरी का नेता है, यादव बिरादरी का नेता है, उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद है। हम भी चाहते हैं भाई अकलियतों का रिप्रेजेंटेशन हो, सच्चर कमीशन हो, रंगनाथ मिश्रा कमीशन हो, कुंडू कमीशन रिपोर्ट हो, महमूदुर रहमान रिपोर्ट हो। सब रिपोर्ट ये कहती है कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है। आपने देखा कि मदरसा में जो मॉडर्नाइजेशन के नाम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में शुरू हुआ था, 50,000 टीचर थे, उनको तनख्वाह यही भाजपा सरकार केंद्र की नहीं दिया है। आपने देखा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया था। हम तो अपने हक की बात करेंगे ना मैडम, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इंसाफ की तो बात करेंगे, जहां जुल्म होगा वहां पर अगर इंसाफ। ठीक है बॉस, ठीक है हसन साहब, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि आपने बिहार के 4 नाम गिनाए मुझे, आपने सबको टिकट दिया, आपने सबको जिताने की कोशिश की, लेकिन आप तो 19% की ही बात कर रहे हैं ना। आप सब वर्ग को साथ लेके कहां चलने की बात कर रहे हैं? आप भी तो सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि हम सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे। अब आप मुसलमान करते करते आप भीम पार्टी के साथ अलायंस कर रहे हैं, तो आप दलित भी करने लगे, जैसे कभी बीएसपी करती थी। फैजान साहब को लाइए सर। ये सामाजिक न्याय की बात करने वाली समाजवादी पार्टी पहले कहां थी? सुनिए मैडम, सुन लीजिए पूरी बात। हसन साहब बहुत हो गया सर, एक पूरा वक्त आप ही को थोड़ी दे सकते हो, दूसरे भी गेस्ट बैठे हैं, काउंटर कीजिएगा। सवाल पूछो तब, 2019 में सवाल पूछो तब सर। प्रकाश अंबेडकर जी के साथ थोड़ा टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ता है, 40 मिनट का नहीं, आप पूरी बात नहीं, आप पूरी बात में तो आप अपनी बात नहीं समेट पा रहे ना सर। क्रिस्प में बोलना सीखिए, आजकल स्काइप का और डिजिटल का ही जमाना है। प्लीज फैजान खान, बिहार में 6 पार्टी के साथ हमने अलायंस किया था। बिहार में हमने 6 पार्टी के साथ अलायंस किया था। हम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते, हम इंसाफ। फैजान खान कंटिन्यू कीजिए प्लीज। माधुरी जी देखिए, साफ तौर से जी माधुरी जी देखिए, बहुजन समाज पार्टी का नारा ही रहा है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हम उस नीति पे कायम हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह सबका साथ सबका विकास पे दोहरा मापदंड नहीं करते हैं। राकेश त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, अगर मैं इस बात को कहूं कि राकेश त्रिपाठी जी ने जो भी लिस्ट आउट की है उसमें से एक भी मुस्लिम को टिकट दिया इन्होंने। भाई सबका साथ सबका विकास में ये तो मुस्लिम भी आते हैं ना भाई। उत्तर प्रदेशी ने देश के कोई मुस्लिम समाज सेकंड सिटीजनशिप तो है नहीं। बाबा साहब ने सबको एक वोट का राइट दिया है,
तो राकेश त्रिपाठी जी लोग हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति क्यों करते हैं? उसी तर्ज पर समाजवादी पार्टी की लिस्ट आप उठाकर देख लीजिए, जिसके लिए वो जानी जाती है, माफिया गर्दी के लिए जो जाने जाता है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, पहले लिस्ट में उसने दिखा दिया। और 2017 के आप विधायक का लिस्ट देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का, 147 विधायकों पे आपराधिक मामले दर्ज थे, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों। राकेश त्रिपाठी, और जवाब दीजिए। बात तो तब हद हो जाती है जवाब लेते मुख्यमंत्री थोड़ा जल्दी करते हैं, ऐसे इसको ड्रैग नहीं करेंगे। राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए। फैजान खान साहब परेशान इस बात से हैं कि हमने टिकट किनको दिया है। देखिए, एक बात हम जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि लंबे समय तक आप लोग भरमाते रहे, बहलाते रहे, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते रहे, मुसलमानों को हमेशा लुभाने के लिए प्रयास करते रहे। मायावती जी ने पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में सहारनपुर में भाषण दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सारे मुसलमानों एकजुट हो जाओ और एकजुट होकर के महागठबंधन को वोट करो। चुनाव आयोग ने कार्रवाई की, उनके बोलने पर प्रतिबंध लगाया था। देखिए, मुसलमानों को डराने का परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी क्या राकेश त्रिपाठी जी आपने ऐलान नहीं किया? ये आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति से कब बाहर निकलेंगे? कब अपने नारे सबका साथ सबका विकास पे अमली जामा पहनाएंगे? आप राकेश त्रिपाठी जी आप लोग झूठा जुमलेबाजी क्यों करते हैं? आपकी सारी बातें जुमलेबाजी होती है, चाहे वो 15 लाख ले लीजिए, चाहे वो कानून द्वारा कानून का देख लीजिए। ये करते क्या है आप लोग? बोलते कुछ है, करते कुछ है। ठीक है, कथनी करनी सबकी एक जैसी नहीं होती सर। राजनीतिक पार्टियां हैं, आप लोग सभी राजनीतिक पार्टी के दलों के लोग हैं। इससे मैं उम्मीद नहीं करती कि आप लोग सब पाक स्वच्छ साफ होकर बोलें। इसलिए फैजान खान साहब, आप लोग भी कितना दूध के धुले सब जानते हैं। बीएसपी क्या करती थी, वो तलवार तराजू और तिलक तराजू तलवार सबसे वहां से लगाकर आज दिन तक क्या क्या कहां गठबंधन कितनी बार हुआ, किसके साथ पार्टी बनाई, सबको पता है, पूरा इतिहास पता है। ठीक है, नहीं सुनिए सर, सुनिए अजनीवेश जी को लाइए। सर, ये क्या मैं समझूं, समाजवादियों का खेला बिगाड़ेंगे अगर साथ आते हैं मीम और भीम? माधुरी जी, समाजवादी पार्टी का खेला वैसे ही बिगड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची आने के पश्चात उत्तर प्रदेश में ग्राउंड लेवल पर लोगों को जो लगा है कि तो फिर वही 5 साल पहले वाला हिसाब आजादी के बाद दलित। आबिद साहब, अभी तो फ्रेम आया है आपका। सर, एक बोलने दीजिए, मैं आपसे फिर वापस आ रही हूँ। मैंने पहला सवाल आपसे लिया था, शांत रहिए सर, अजनीवेश जी को कंप्लीट करने दीजिए। मैं बड़ा साफ कहता हूँ, आज एक जिस मुस्लिम समुदाय को लेकर के ये बात कर रहे हैं, 5 साल के अखिलेश यादव के शासनकाल में कितने दंगे हुए, कितने मुस्लिमों का व्यापार गुजरा, आम मुसलमान का। 1, 2, 4, 5। आबिद साहब सर शांत रहिए सर, एक जना बोलेगा तो सुनाई देगा प्लीज। स्काइप पे वैसे भी बहुत देर से आवाज आती है, प्लीज सुन लीजिए ना। आबिद साहब सुन लीजिए, अजनीवेश जी किसी पार्टी से नहीं है, उनका एक न्यूट्रल कमेंट है, वो सुन लीजिए। आप एक बात माधुरी जी, एक बात जान लीजिए, सबसे बड़ा दंगा हुआ मुजफ्फरनगर का। मुसलमान वहाँ ठंड में रोज मरते रहे और सैफई में करोड़ों रुपए का। आबिद साहब के पास मेरा ऑडियो जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश की जनता भूल सकती है क्या? और सिर्फ मुजफ्फरनगर की नहीं, इसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था जो थी कि किसी का भी उसमें कोई बंटवारा नहीं था कि मुसलमान की जमीन नहीं, उस पर नहीं हथियानी, जिसकी जमीन मिले बाहुबली दबंग आप लोग कहते हैं, मीडिया वाले कहते हैं, वो माफियाओं ने जमीन कब्जाई, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जाट हो, चाहे कोई हो, किसी भी जाति का हो, कब्जाओ जात। और दलित को तो कहीं जानते ही नहीं थे वो। दलित को तो न 3 में न 13 में, दलित पर तो अत्याचार करना इनका जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। ऐसे में पिछले 5 वर्षों में कानून व्यवस्था जो बड़े दलित के मसीहा बनना चाहते हैं ये लोग। आज तो आबिद साहब सर सवाल ले रही हूँ आपसे। तमाम मेहमान लगातार बने हुए। अरशद आबिद को अब सामने लाइएगा राकेश त्रिपाठी जी के। अरशद आबिद साहब, पहले मेरा सवाल सुनिएगा। मैं लगातार आपसे पूछ रही हूं कि ये अचानक से चुनाव आते वक्त दलित प्रेम कहां से आ जाता है? अंबेडकर, लोहिया, सबकी थ्योरी आपको अचानक से याद आ जाती है, उनका समाजवाद, उनका न्याय दर्शन दिखने लगता है चुनाव के वक्त। बाकी पूरे 5 साल जब आपकी सरकार रही तब पता नहीं वो कहां गायब था। मैं इसलिए ये कह रही हूं क्योंकि हाल फिलहाल चंद्रशेखर ने, जो भीम पार्टी के हैं, उन्होंने जो बयान दिया है उसको पहले चलाइए प्लीज पीसीआर, वो आप सुन लीजिए, उसके बाद ही इस सवाल का जवाब दीजिएगा। कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें। लेकिन मेरा डर ये था कि अगर दलित उनको वोट कर देंगे
तो कल जो उनके ऊपर एक आरोप पिछली सरकारों में भी रहा, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब को मैं नेता मानता हूँ, उन्होंने भरोसा करके नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर क्या हुआ आपके सामने। इसी डर को समाज के अंदर डर था, सारे बुद्धिजीवियों ने, हमने खुद में भी चर्चा की, सब लोगों ने कहा कि आप खुल के बात कीजिए कि कल ऐसा तो नहीं कि सरकार जाने के बाद, सरकार बनने के बाद जो है हम अपने विषय पे बात ही ना कर पाए, दलितों के साथ फिर वो शोषण हो, घर जलाए जाएं, उनकी जमीन कब्जाई जाए, उनको पीटा जाए, उनको सताया जाए, महिलाओं के रेप हो, हाथरस जैसे कांड हो। अब जवाब दीजिए आबिद साहब कि भीम पार्टी के चंद्रशेखर को आप लोग नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, जो दलितों के लिए इस वक्त अग्रणी बने हुए हैं, तो फिर आप कहां से दलित प्रेम की बात कर रहे हैं? माधवी जी, चंद्रशेखर जी का जो आपने मुझको सुनवाया है वो चल रहा है 2 दिन से, लेकिन उसका जवाब हमारी पार्टी के गठबंधन के जो बड़े नेता हैं ओम प्रकाश राजभर जी ने दे दिया है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने दे दिया है, कई नेताओं ने जवाब दे दिया है। जहां तक दलितों की बात है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में 7 बार सांसद रहे रामजीलाल सुमन जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं इंद्रजीत सरोज जी, 4 बार मिनिस्टर रहे, 5 बार के एमएलए हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। ऐसे तो दलित बहुत सारे लोगों ने बनाया है, ऐसे तो कई सारे नेता हैं जो दलित हैं, जो बीजेपी में भी होंगे, जो बीएसपी में भी होंगे। मैं तो आज की स्थिति की बात कर रही हूँ सर, ना भाजपा में। आज की स्थिति की बात कीजिए। आपकी जो लिस्ट आई है, उसमें कितने दलितों को टिकट दिया है? राकेश त्रिपाठी जी दावा कर रहे हैं कि हम 44 ओबीसी को दिए, 19 दलितों को टिकट दिए हैं। ये तो ओबीसी के इतने हितैषी हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत ओबीसी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले दलित डिस्कस कर रहे हैं। सुन लीजिए, आप अपनी लिस्ट की बात करिए, इनकी बात मत करिए, आप अपनी लिस्ट की बात करिए। समाजवादी पार्टी की अभी आप लिस्ट देखिए, समाजवादी पार्टी की जो 58 लोगों की लिस्ट आई, उसके बाद 7 लोगों की लिस्ट आई, उसमें सब ओबीसी ही और दलित ही हैं ज्यादातर, आप देख लीजिए एक बार। और भाजपा की जो लिस्ट आई उसमें कैसे कैसे लोग हैं, किसी पे 40 मुकदमे हैं, किसी पे 50 मुकदमे हैं, किसी पे 200 मुकदमे हैं, कोई फांसी पर, ठीक है, आप दलित और ओबीसी की बात करें, फिर आप ठीक है सर, बड़ा आपराधिक है जो बाहर, फिर आपका एमवाई समीकरण कहां गया? सुन लीजिए आप, नहीं एक बार सुन लीजिए आप भाजपा सरकार उठा लीजिए और हमारी सरकार उठा लीजिए। हमारी सरकार में सबसे ज्यादा दलित मंत्री बनाए जाते हैं, हमारी पार्टी पर पिछड़ो अगड़ो सबकी पार्टी है। भाजपा की चुनाव लिस्ट आने जारी होने से पहले सारे लोग अगड़ो पिछड़ो सबकी बात करने लगते हैं, भूल गए? समाजवादी पार्टी नारे याद दिलाओ, आपकी पुरानी, आपकी पार्टी जब रही पुरानी, नारे याद दिलाओ सर। अरे माधवी जी, समाजवादी पार्टी के सरकार के 2012 वाली सरकार के 2003 वाली सरकार के आप मंत्रिमंडल उठाकर देख लीजिए, जिला अध्यक्षों की लिस्ट देख लीजिए, आप हमारी प्रदेश कमेटी देख लीजिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी देख लीजिए, आप भाजपा की से पूछिए। ठीक है, राकेश त्रिपाठी, कुर्सी के लिए जागता है दलित मुस्लिम प्रेम, कोई ओबीसी है? भाजपा के जो टॉप के मिनिस्टर हैं। ठीक है आबिद साहब, जवाब ले लीजिए, आपके पास कोई लॉजिकल जवाब नहीं है, आप इनका राग गा रहे हैं, इनका राग तो ये गा लेंगे ना, आप इनकी बैटिंग क्यों कर रहे हैं? राकेश त्रिपाठी जी, देखिए अरशद आबिद के जो मन में आया, जो मुंह में आया बोल दिया, 200 मुकदमे वाला प्रत्याशी बता दिया। मैं तो सवाल उठा रहा हूँ कि कौन सा ऐसा प्रत्याशी भाजपा का है जिस पर 200 मुकदमे हैं, नाम बतावे, वरना ये माफी मांगे। सच्चाई ये है कि 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, सरकार बनते ही दलित बस्तियों में जिस तरह से आगजनी घटनाएं हुई, मैं जो कह रहा हूं उस समय के तत्कालीन समय के अखबारों की सुर्खियां उठाकर देख लीजिए, फ्रंट पेज की खबरें थी कि अखिलेश यादव की सरकार बनते ही दलित बस्तियों में बड़े पैमाने पर आगजनी की घटनाएं हुई। यही समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। जब जब सपा की सरकार बनती है दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, और मैं कारण से बता रहा हूं, कानून व्यवस्था जब बिगड़ती है तो उसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है उस गरीब वर्ग को, दलित वर्ग को, जिसकी जमीनों पर कब्जा करने का काम समाजवादी पार्टी के समर्थित गुंडों के द्वारा किया जाता है। समाजवादी पार्टी समर्थित गुंडों ने किस तरह से दलितों की जमीनों को कब्जाने का काम किया था। इसीलिए 2017 के संकल्प पत्र में हमने कहा कि हम एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स लेकर के आएंगे और जिन्होंने जमीनों को कब्जा करने का काम किया है उनसे जमीनों को छुड़वाएंगे। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बना करके हमने उत्तर प्रदेश में सरकार आने के बाद जमीनों को छुड़वाने का काम किया है, और आज उसके कारण से दलित खुशहाल हुआ है। अकेली भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने सहारनपुर की सामान्य सीट से हमने एक शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के एक व्यक्ति को चुनाव लड़ाने की हिम्मत जुटाई है। किसी पार्टी में हिम्मत नहीं है। यह आरक्षित सीटों पर तो चुनाव लड़ाना आपकी मजबूरी है। हिम्मत है क्या? क्या ओपन रिजर्व, ओपन कैटेगरी पर आपने सामान्य सीट पर किसी दलित व्यक्ति को चुनाव लड़ा सकते हैं? और आप बात कर रहे हैं अपनी सूची की, सूची उठाकर देखिए, पहले नंबर पर ही नाहिद हसन का नाम था। आपकी पूरी पार्टी केवल अपराधियों से भरी हुई है, ऐसे हिस्ट्री सीटर से भरी हुई है जिनका आतंक है, जिनसे लोग डरते हैं, लोग पाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को हमने उत्तर प्रदेश में आज नेस्तनाबूद करने का काम किया था, उन पर बुलडोजर चलाने का काम किया। जब बुलडोजर चलता था
तो दर्द अखिलेश जी को होता था। ये पता नहीं क्या रिश्ता है अखिलेश यादव जी में और बुलडोजर जिनके प्रॉपर्टी पर चलती है उनके बीच में। ये बुलडोजर उनकी प्रॉपर्टीज पर चलता है, 1900 करोड़ की संपत्तियों जमींदोज होती है और अखिलेश यादव जी को रोज पीड़ा होने लगती है। ऐसे ही जब इनकम टैक्स छापा डालती है और नोटों की गड्डियों को बरामद करती है, एक तरफ ये भी है राकेश त्रिपाठी जी, एक तरफ एक पैच ये भी फंसा हुआ है। आबिद साहब की पार्टी दावा कर रही है कि ओवैसी साहब को आप लेकर आए हैं, आप लोग प्लान करके लेके आते हैं, बिहार में लेके आए, पश्चिम बंगाल में लेके आए, वो आप लोगों के लिए काम करते हैं, वो सेंधमारी करते हैं उन वोटों में जो इनका वोट बैंक माना जाता है, मुस्लिम वोट बैंक में वो सेंधमारी करेंगे, आपको फायदा होगा। अब अगर दलित भी इनके साथ, भीम पार्टी का अलायंस भी अगर मीम के साथ होता है, जो आदिल हसन मुझे बता रहे हैं, अगर इनके साथ होता है तो फायदा तो इनडायरेक्टली आपको पहुंचेगा, क्योंकि 19% तो मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे ओवैसी। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी किसके साथ गठबंधन करने के लिए प्रयासरत थे ये उत्तर प्रदेश जानता है कि बात रास्ते ओम प्रकाश राजभर असदुद्दीन ओवैसी समाजवादी पार्टी के साथ महागठबंधन में शामिल होना चाहते थे और समाजवादी लगभग बात हो ही गई थी, बाद में ब्रेकअप हुआ। बिल्कुल हाँ, लेकिन न जाने क्या हुई, क्यों बात बिगड़ गई। तो सब जानते हैं कि कौन किसके बीच वैचारिक साम्यता किस प्रकार की है, कौन तुष्टिकरण करने का काम करता है। समाजवादी पार्टी है जो लगातार अपराधियों को, मुस्लिम और विशेष करके मुसलमानों के नाम पर अपराधियों को, मुसलमानों को वो आगे बढ़ाने का काम करता है। मैं मानता हूं समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ ये बहुत अन्याय किया है कि वो अपराधियों को, मुसलमानों का, आप कह रहे हैं मुसलमानों के साथ अन्याय किया है समाजवादी पार्टी ने, उधर आदिल हसन कह रहे हैं कि बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए। लेकिन आदिल हसन, आप लोगों को पार्टी भी ही कहा जाता है इनकी। कौन बी टीम है, कौन सी टीम है, उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी। पहले भाजपा से एक पूछ लीजिए, 70 लाख नौकरी की वादा किया था, इनके 6 लाख नौकरी दिया इन्होंने और 33 लाख बेरोजगारी का सबूत इनके मंत्री ने विधानसभा में दिया था। उसमें पूछ लीजिए, 9 लाख मेल न्यूट्रिशन पूरे इंडिया में जो बच्चे हैं उसमें 4.5 लाख उत्तर प्रदेश है। नीति आयोग के जो रिपोर्ट में हेल्थ इंडेक्स में पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा है उत्तर प्रदेश है। गंगा में लाशें बही उत्तर प्रदेश में, आपने ऑक्सीजन की किल्लत हुई उत्तर प्रदेश में, आप लोग खाली 19% से बच्चे पर रहनुमाई दिखाएंगे। आपने तो सब देखा है ना, उत्तर प्रदेश की बात तो कर नहीं रहे, तो पूरा उत्तर प्रदेश कैसे गिना रहे हैं आप भी तो सिर्फ एक ही वोट बैंक और एक ही जात की बात करते हैं ना सर। ये आपको लगता है, क्योंकि आपको लगता है मतलब सर, आपको लगता है मतलब सर, आप 19% का राग नहीं गा रहे हैं, क्योंकि आपका मीम 19% का राग नहीं गा रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि 19% को जय मीम और जय भीम का नारा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में दिया था। आपने सुना था वो नारा? बिल्कुल सुना। आजादी के बाद। लेकिन मुझे ये बताइए, आप बात 19% की कर रहे हैं, 19% में कौन आता है? असदुद्दीन ओवैसी साहब है। देखो, यूपी में अगर मुस्लिम वोट बैंक का मैं गणित निकालूं सर, 19% मुस्लिम वोटर, ठीक है, आप लगातार उसकी बात करते हैं। 143 सीटों पर मुसलमानों का असर है, करेंगे, आप 100 पे उतार रहे हैं, ठीक है। 73 सीटें ऐसी है जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम है। नहीं, आप मुझे बताइए कि आप भी तो अपनी रहनुमाई सिर्फ एक वोट और एक वोट बैंक और एक जात पे ही दिखाना चाहते हैं, तो आप पूरे उत्तर प्रदेश का विकास कैसे कर लेंगे? आप पर क्यों भरोसा करें लोग? आप बीजेपी से पूछ लीजिए, आप बीजेपी से पूछ लीजिए। भैया, जो बीजेपी से पूछना होगा वो मैं पूछ लूंगी। मैं आपकी बात करना चाहती हूँ, त्रिपाठी जी अपनी बात बता देंगे। दारुसलाम कभी आइए, आप कभी दारुसलाम आइए, वहां पता चल जाएगा, सिर पे टोपी हो, माथे पे तिलक हो या पगड़ी हो या क्रॉस हो, सबके साथ इंसाफ होता है। इसीलिए 1984 से आज तक किसी ने नहीं हराया है, यही MIM की पहचान है। आप दारुसलाम हैदराबाद आइए, जो हमारा हेडक्वार्टर है। मैं हैदराबाद आई भी हूं, कर लीजिए वहां की, मैं हैदराबाद आई भी हूं, मोहब्बत से वोट देते आप। मैं फिर पूछ रही हूं, मेरा बहुत सिंपल सवाल है कि आप जो बार बार बात कर रहे हैं कि ये लोग सारे वर्ग को साथ लेकर नहीं चलते, तो आप भी तो एक ही वर्ग की बात कर रहे हैं ना सर। आप लोग कहां उत्तर प्रदेश गिनाएंगे पूरा? अच्छे तो क्यों भरोसा करें आप पर? अरे भाई, उत्तर प्रदेश में जब अभी 9 सीट में बीजेपी का जो लिस्ट पड़ा, उसमें एक भी मुसलमान का नाम देखा है आपने? जो सबका साथ, सबके जब साथ, अपनी बात आए तो दूसरों के कपड़े उछालो। बहुत बढ़िया। अजनिवेश अवस्थी, अरे हम तो 9 ही सीट दिए मैडम, 9 सीट में ये हाल है। आने देखिए, आगे देखिए सर, आगे मैं क्या देखूं? आप तो 100 ही सीट में तो लड़ रहे हैं, सभी पे आप मुसलमान उतारने की बात कर रहे हैं। अब आपको लग रहा है क्योंकि सज्जाद नोमानी जैसे प्रभावित लोग आपके वर्ग को प्रभावित कर सकते हैं सो कॉल, तो आपने चाहा कि चलिए अब दलितों का भी राग छेड़िए, भीम पार्टी के चंद्रशेखर को भी पटा लीजिए, ताकि थोड़ा बहुत तो भरोसा करें लोग आप पर। बाकी क्यों भरोसा करेंगे?
हम संकल्प भरोसा डाउन करिए। ठीक है हसन साहब, ठीक है। अभी आपने एक बयान का तो जिक्र किया ही नहीं। हाँ। इनकी पार्टी, आदिल हसन की पार्टी के नेता ने कहा कि हम आएंगे तो बाबर राज लेके आएंगे। ये जो संविधान की बात कर रहे हैं, इनके नेता कहते हैं कि 100 करोड़ पे 15 करोड़ भारी होंगे और बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, उसको दोबारा बनवाएंगे। वैसे पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, कहते हैं लेकिन पता नहीं कितने 100 सालों तक हम बाबरी मस्जिद को ही याद करते रहेंगे। ये है इनका असली चरित्र आदिल हसन का। और उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी और इनका आपस में गठबंधन होने वाला था। बात यह है कि ये सीट 100 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी देना नहीं चाहती थी। दोनों के बात में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है। उनकी सीटों पे देख लीजिए, वो तमाम माफिया गुंडे लिस्ट है। ये लोग खुलेआम कहते हैं कि बाबर राज लेकर के आएंगे। बाबर राज क्या था? गुरु नानक देव जी की बाबर वाणी पढ़ लीजिए कि बाबर राज क्या था। हमारे सिख भाई तो पढ़ते हैं ना, बाकी लोग भी पढ़े जरा एक बार। तो बात बड़ी साफ सी है कि जितना दलितों पे अत्याचार, राकेश त्रिपाठी ने सही कहा कि 2012 में जब सरकार आती है तो उसके पश्चात दलित अपने घर से निकल नहीं पाए थे या घरों को छोड़ करके खेतों में जाकर के छिपे थे। ये असलियत है, यहाँ के जमीनी हकीकत है, गांवों की, कस्बों की, छोटे छोटे। नहीं, कुल मिला के ये हो गया, कुल मिला के ये हो गया सर, कुल मिला के ये हो गया कि वो वीडियो देखा था जिसमें गजवाए हिंद बनाने की कसम खाए समाजवादी पार्टी के लोग भी। ये कहे कि मंदिर का निर्माण रुकेगा और गजवाए हिंद का सपना पूरा होगा, उसको समाजवादी पार्टी पूरा नहीं कर पा रही। आबिद साहब जवाब नहीं दे पाएंगे। मीम के लोग लगातार ये बात कर रहे हैं कि हम आएंगे तो सब कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन वो भी सबको साथ लेकर चलने की बात नहीं कर सक रहे। बीएसपी के फैजान खान सबको लाइए। सर, आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली पार्टी कहां है? फिर आप कहेंगे कि हम 5 साल तैयारी करके आए मैम, हमें तैयार 100% पे है। उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों में है माधुरी जी, लेकिन दिक्कत यह है कि मैं जैसी बोलूंगा आप मुझसे सवाल कर लेंगी। जब आप बोलिए सर, इतना नाराज मत होइए खान साहब, मेरे से क्या नाराजगी? बोलिए आप अपनी बात रखिए। नहीं माधुरी जी, नहीं मैं माधुरी जी स्पेशल आप है पत्रकार, मैं आ भी जाता हूँ शो में। मैं साफ तौर से ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की महंगाई से, बेरोजगारी से, कोरोना काल में जिस तरह से ऑक्सीजन, स्वास्थ्य सेवा, ये अपोजिशन पार्टी नहीं लगा रही माधुरी जी। स्वास्थ्य सेवा, माननीय हाईकोर्ट ने इस बात को कहा कि स्वास्थ्य सेवा राम भरोसे उत्तर प्रदेश का, ऑक्सीजन से मरना नरसंहार के बराबर है। मैं पूछता हूं जनता के मूल विषयों पर भारतीय जनता पार्टी कब आएगी? कब अपने नारा में वो स्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका साथ सबका विकास की बात करेगी? वो क्यों नहीं इस बात पे आती है? वो क्यों जिन्ना पे, वो क्यों हिंदू मुस्लिम पे, क्यों तुष्टीकरण की राजनीति में फंसती है? इसीलिए बहुजन समाज पार्टी कहती है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पूरक का पोषक है। ये बल देते हैं एक दूसरे को राजनीति में। और जैसे 2019 में बबुआ का प्रेम क्यों जग रहा था इतना? तब सिर्फ वोट चाहिए था। अब मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, आप 2019 की बात कर रही हैं। अब सर, अगला पिछड़ा सब दिखते हैं ना आप लोग भी, तो मैं भी तो थोड़ा आगे पीछे हिस्ट्री तो खंगालूंगी ना सर। तो भाजपा से एक सवाल पूछ लीजिए कि महबूबा मुफ्ती से जो है आतंकवादी संगठन त्रिपाठी जी, वो क्या डायलॉग था, क्या काशीराम जी की क्या कहावत थी वो? तिलक तराजू तलवार, इनको मारो जूते चार, ऐसे ही कुछ था। किसने कहा था? ये किसने? ये माधुरी जी प्लीज, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ये सेंटेंस मत कहिएगा, मानहानि हो जाएगा। सर मानहानि प्लीज, अगर काशीराम जी अपने जबान से कहे, आप सुना दीजिएगा। मैं तो आपकी मुफ्ती नस पे हाथ रख दी हूँ बस। बहुजन समाज पार्टी का नारा था तिलक तराजू और तलवार रख रही है। ये जनता जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आप दुखती रखिए, क्यों नहीं कर रही है? पूरा उत्तर प्रदेश की जनता माफिया कह रही है समाजवादी पार्टी, आप लोगों को देखिए क्या होता है ना, अपने किए हुए कर्मों पर लोग आपको सवाल पूछते हैं। आप लोग लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपकी अपनी पार्टी है, आपका अपना स्ट्रेटेजी है। आप बीजेपी के खिलाफ बोले, आप किसी के साथ रहे, किसी के साथ नहीं रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे दिक्कत वहां है जब आप बात दलितों की करते हैं, बात आप पिछड़ों की करते हैं, लेकिन अब आप भी ब्राह्मण सम्मेलन करने पर उतारू हो गए। अब आपको भी प्रबुद्ध सम्मेलन करके खुद को साबित करना पड़ रहा है कि हम तो सुवर्णों की राजनीति भी करेंगे।
अरे आप भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं पूछ रही हैं कि आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि पत्रकार को टैनी साहब ने मारा? आप में हिम्मत है माधुरी जी? तो सर मेरे में बहुत हिम्मत है। मैं आपको आपकी बात पूछती हूँ, आप बोलते हैं भाजपा से बात करिए। मैं क्यों भाजपा से बात करूँ? मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आपकी स्ट्रैटेजी पे बात करना चाहती हूँ। जो उनसे बात करनी उनसे कर ही रही हूँ। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य गए तो उनको नुकसान होगा, कैसे होगा वो समझाएंगे। दारा सिंह गए तो दलित का नाम लेकर क्यों गए? राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। सिर्फ विपक्ष से सवाल पूछ रहा है, अब भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट खान साहब, आप मेरे से क्यों नाराज हो रहे हैं? बात ही तो कर रहे हैं ना। मैं नाराज नहीं होऊंगा। आपसे मेरा सवाल वो पूछ रही है, बताइए राकेश जी काशीराम जी का क्या नारा था? हिम्मत तो पूछिए ना इनसे कि आप लोग दलित विरोधी है कि नहीं है, आप लोग ओबीसी विरोधी है कि नहीं है, आप लोग मुस्लिम विरोधी है कि नहीं है? अरे मैं उनसे पूछी तो वो मुझे कह रहे हैं हमने 44 ओबीसी को टिकट दे दिया, 19 दलितों को टिकट दे दिया, 10 महिलाओं को टिकट दे दिया 107 में। ये कहे मुझसे। अब बताइए, आप अपनी लिस्ट में नाम करिए ना सबसे ऊपर। नहीं तो आपने बसपा में सवाल पूछा, आपने हिम्मत है तो पूछा उनसे। अरे भैया मुझे बहुत हिम्मत है। आप क्यों पर्सनल हो रहे हैं सर? आप अपराधी थे, आपने आपराधिक मुकदमे कैसे खत्म कर देते हैं? मत होइए, मैंने आप पे कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया है सर। गलत बात माधुरी, मैंने आपकी पार्टी की ही बात रखी। जो आप लोग करते आए हैं वही तो थोड़ा सा खंगाला सर, वही तो धूल हटाई। नहीं है माधुरी जी, मैं तो सिर्फ ये याद दिला रही हूँ आपको, ये याद दिला रही हूँ क्योंकि अब आपको भी ब्राह्मण सम्मेलन करना पड़ रहा है। अब आपको भी 20 से 80% के वो लोग याद आ रहे हैं जो कभी समाजवादी पार्टी जिन लोगों को राम मंदिर के नाम पर गोलियां चलवाती थी, आज इनको भी मंदिर दर्शन करना पड़ रहा है। आपके में हिम्मत नहीं है कि आप टहनी साहब पे एक सवाल पूछ लें। राकेश त्रिपाठी, ऑक्सीजन पे एक सवाल हो गया सर। राकेश त्रिपाठी लास्ट कमेंट सर। मैं पर्सनल नहीं होना चाहती सर, मेरा क्या खेल है, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है आप लोगों की पार्टी से। मुझे यहाँ बैठ के सवाल पूछना, मैं सवाल पूछूंगी और हर सवाल पूछूंगी। मेरे बोलने से क्या होता है? इतिहास जो पढ़ेगा उसको सबको पता है कौन सी पार्टी का इतिहास क्या रहा है। राकेश त्रिपाठी, तो इतिहास में देखिए फैजान खान जी को इस बात का भी जवाब देना चाहिए। मैं मानता हूं कि इस देश में मान्यवर कांसीराम जी का एक बड़ा रोल रहा है, बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने दलितों का आत्मसम्मान स्वाभिमान से बोलना सिखाया है, उनको उनके अंदर चेतना जगाने का काम किया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद अगर देखा जाए तो दलित चेतना को जागृत करने में मान्यवर कांसीराम जी का एक बड़ा रोल। लेकिन ये जवाब देना चाहिए फैजान खान साहब को कि 1995 के गेस्ट हाउस कांड में जिस तरह से मायावती जी की इज्जत, आबरू और उनकी जान पर खतरा इन समाजवादी पार्टी के लाल टोपी वालों से हुआ था, आखिरकार सत्ता के लोभ लालच में 2019 में आपने लाकर के उसको गिरवी रख देने का काम किया, आपने सपा बसपा का गठबंधन कर देने का काम किया। वो आवाज उठाने की जो ताकत मान्यवर कांसीराम जी ने दी थी, वो कांसीराम जी ने जो लोग के सामने डट करके खड़े होने की ताकत दी थी, आपने मान्यवर कांसीराम जी के सारे सिद्धांतों को ले जाकर के लाल टोपी के चरणों में रख दिया। मैं मानता हूँ कि मायावती जी के सदन के कारण दलित वंचित वर्ग ने अपना समर्थन मायावती जी से वापस खींचा और यही कारण है कि आज बहुजन समाज पार्टी की आइसोलेशन की स्थिति है, आज इतनी कमजोर पड़ी हुई है। इस सच्चाई को स्वीकार करिए कि समाजवादी पार्टी ने सर्वाधिक शोषण दलितों का करने का काम किया। जब जब सपा की सरकार आई है दलितों का अत्याचार हुआ है और आपने सपा बसपा का गठबंधन डाला। सपा बसपा का गठबंधन चुनाव पूर्व गठबंधन था, कोई मजबूरी का गठबंधन नहीं था। सरकार कुल मिलाकर देखिए, आप लोग राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल किसी के साथ अलायंस करके पार्टी में सरकार बनाना चाहे, कोई किसी पार्टी के साथ बनाना चाहे, उससे किसी भी इंडिविजुअल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जनता ये जानती है कि किसने किसके साथ कितना धोखा कहां कैसे किया है, इसलिए बहुत आसान नहीं होगा। जब मीम प्लस भीम होगा तो खेल समाजवादी का बिगड़ेगा। शायद इसीलिए अखिलेश यादव की पार्टी उतावली होगी अब चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करने में, क्योंकि वो मुसलमानों से दूर छिटक कर भी दलितों से दूर नहीं हो पाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी अपना सबका साथ सबका विकास करके सारे वर्ग को लुभा लेगी। टिकट लिस्ट जो आई है उसमें समाजवादी पार्टी पिछड़े, ये देखें तो वो इसमें पीछे धकेली हुई नजर आ रही है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सोच समझकर वोट आपको करना है। और दूसरी बात ये कि कोरोना है, आप अपना ख्याल रखिए, सैनिटाइजर साथ रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए और मास्क अप होकर रहिए। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।